नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इन सभी 25 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि तारे मुख्यतः बने होते हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दोस्तों जो तारे होते हैं, ठीक है, ये मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तारों का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से होता है। और दोस्तों तारों में ऊर्जा का निर्माण जिस विधि से होता है उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों तारों में ऊर्जा का निर्माण जिस विधि से होता है उसको हम फ्यूजन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन विधि कहते हैं, ठीक है। ये फैक्ट पूछा जाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सूर्य है यह क्या है? तो हमारा सूर्य है यह भी एक क्या है? तारा है, ठीक है। और सूर्य में 70% लगभग क्या होती है? तो हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और 27% क्या होती है? तो 27% लगभग जो है सूर्य में हीलियम होती है। बाकी की अन्य जो हैं ये रासायनिक तत्वों की उपस्थिति होती है। याद रखना, सूर्य में 70% क्या होती है? हाइड्रोजन, और 27% क्या होती है? हीलियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए कि सर्किट में बिजली का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम धारा मापी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नंबर ए पे लिखा है एनीमोमीटर, ठीक है। तो एनीमोमीटर का हम यूज़ जो है इससे हवा का वेग पता करते हैं, ठीक है। हवा का वेग पता करने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर लिखा है तो इससे क्या करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है इससे, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। और लैक्टोमीटर, इससे क्या ज्ञात करते हैं? तो दूध की शुद्धता, ठीक है। दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों सीवी रमन को और उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। और इनको ये नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। ओके। और प्रकाश के प्रकीर्णन को यदि हम बात करें तो इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? इसको हम रमन प्रभाव भी कह सकते हैं, ठीक है। और सर सीवी रमन, इनका पूरा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। और दोस्तों इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 में। और दोस्तों सीवी रमन जो हैं ये फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है, प्रथम भारतीय व्यक्ति यदि पूछा जाए तो वो कौन थे? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। और इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनकी एक रचना थी, ठीक है। कौन सी रचना थी? तो गीतांजलि रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। और फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू चमकीला नहीं, ऐसा क्यों? दोस्तों बालू आप लोग समझते होंगे, बालू यानी कि रेत, ठीक है। तो जो सूखी रेत होती है ये चमकीली दिखाई देती है और जो गीली रेत होती है ये चमकीली दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों सूखी रेत पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती हैं? वो परावर्तित होती हैं, ठीक है। जिससे हमें सूखी रेत चमकीली दिखाई देती है। जबकि गीली जो रेत है इस पे प्रकाश की किरणें जो हैं ये अवशोषित हो जाती हैं, ठीक है। और ये परावर्तित नहीं होती, इसलिए जो गीली रेत या फिर गीला बालू है ये चमकीला दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 75 सेंटीमीटर दूरी तक ठीक से नहीं देख पा रहा है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है?
75 सेंटीमीटर तक ठीक से नहीं देख पा रहा है तो उस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो उसको दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, इससे रोगी को निकट की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक है, निकट की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तुएं ठीक से दिखाई देती हैं। और इसके उपचार के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, तो इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस लगाते हैं हम इसके उपचार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम कहते हैं एक्टिनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको बैरोमीटर याद रखना है। मैंने आपको बता भी दिया है कि इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। ठीक है, और कैस्कोग्राफ ये क्या होता है, तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है कैस्कोग्राफ। ठीक है, पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल के कारण नदी के पानी में बहाव होता है। नदी के पानी में बहाव होता है किस बल के कारण, तो घर्षण बल के कारण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। दोस्तों, पृथ्वी का जो पलायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। पलायन वेग ये क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को देने पर वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल सके और वापस लौटकर कभी ना आए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी का जो पलायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकियान क्या होते हैं। दोस्तों, टेकियान जो है ये क्या होते हैं, तो दोस्तों प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं टेकियान। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा। दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने। किसने मापा था, रोमर ने मापा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश का वेग होता कितना है, दोस्तों प्रकाश का वेग जो है ये 3 गुणा 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और प्रकाश का वेग यदि किलोमीटर में पूछा जाए, ठीक है, तो किलोमीटर में कितना होता है, तो 3 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये होता है प्रकाश का वेग और किलोमीटर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निश्चित किया जाता है उसके। दोस्तों, प्रकाश का वेग जो है ये निश्चित होता है उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा, यानी कि वेव लेंथ के द्वारा। तरंग दैर्घ्य को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग। देखो दोस्तों, जब भी किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो प्रकाश के वेग पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो चाहे ताप बढ़ा दो या फिर चाहे ताप कम कर दो, प्रकाश का जो वेग है वो अपरिवर्तित ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना खालिस्तान गति कहलाती है। दोस्तों, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, और ये घूमना क्या कहलाता है, तो ये परिक्रमण गति कहलाता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति को ही हम क्या कहते हैं, तो इसी गति को हम कहते हैं वार्षिकी गति। ठीक है, वार्षिकी गति हम इसी को कहते हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो परिक्रमण गति है, ठीक है, इसकी दिशा कैसी होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। ठीक है, और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना खालिस्तान गति कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी जो है ये अपने ही अक्ष पर घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाता है, दोस्तों ये घूर्णन गति कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के ही कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, दिन और रात होने का कारण क्या है, तो
तो पृथ्वी की घूर्णन गति है। और दोस्तों जो घूर्णन गति है पृथ्वी की, इसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको दैनिक गति कहा जाता है। याद रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दैनिक गति कहते हैं। और दोस्तों जो पृथ्वी की घूर्णन गति है ये किस दिशा में होती है दोस्तों, ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और घूर्णन गति का समय कितना होता है दोस्तों, घूर्णन गति का जो समय है ये 23 घंटे, ठीक है, और 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व होता है। दोस्तों जो जल है इसका अधिकतम घनत्व जो है ये कितने टेम्परेचर पर, कितने तापमान पर होता है दोस्तों, 277 केल्विन पर जल का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है, ठीक है, केल्विन पर। यदि पूछा जाए कि जल का अधिकतम घनत्व जो है ये सेल्सियस पर कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, और केल्विन में 277 केल्विन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इको लोकेशन उपकरण, और इसका प्रयोग जो है ये पानी की गहराई मापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इको लोकेशन क्या है, तो एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों ने सोनार उपकरण सुना होगा, ठीक है, सोनार उपकरण की तरह ही ये इको लोकेशन उपकरण कार्य करता है, ठीक है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। देखिए दोस्तों फर्मी जो है ये लंबाई को व्यक्त करती है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक फर्मी बराबर कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी बीमारी हो जाती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, रतौंधी को नाइक्टालोपिया क्या कहा जाता है, नाइक्टालोपिया कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेल किसकी इकाई है दोस्तों, जो वेल है ये ध्वनि की इकाई है, ठीक है, ये ध्वनि की इकाई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, 1 वेल इक्वल टू क्या होता है, तो 10 डेसिबल, ठीक है, एक बराबर क्या होता है 10 डेसिबल होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें दोस्तों डेसिबल की, तो देखो दोस्तों 8.686 डेसिबल, ठीक है, 8.686 डेसिबल बराबर क्या होता है, 1 नेपर होता है, ठीक है। तो याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि बेल किसकी इकाई है, तो ये ध्वनि की इकाई है, ठीक है। डेसिबल किसकी इकाई है, ये भी ध्वनि की इकाई है। और नेपर किसकी इकाई है, तो नेपर भी ध्वनि की इकाई है, ठीक है। और किसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए स्टेलेग्मोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, स्टेलेग्मोमीटर उपकरण, और इसका प्रयोग जो है ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही होती है जो कि खालिस्तान की एसआई इकाई होती है। तो देखो दोस्तों स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण, ठीक है, दोनों की एसआई इकाई क्या होती है, तो दोनों की एसआई इकाई जो है ये होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। और देखो दोस्तों यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू पूछी जाती है कि स्मॉल जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है दोस्तों, स्मॉल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, हजारों बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। दो समानांतर दर्पण यदि रखे हुए हैं तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं, कितने अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है
दोस्तों मृग तृष्णा बनने का जो कारण है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्मियों में क्या होता है, तो रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, पानी होने का आभास होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम मृग तृष्णा कहते हैं। या फिर मृग तृष्णा को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मरीचिका कहते हैं। और क्या कहते हैं, तो इसको हम मरीचिका कहते हैं। और इसके बनने का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसके बनने का मुख्य कारण जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है ये संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 से। कब, 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। और 25 दिसंबर से कुछ याद आ रहा है, कोई इम्पोर्टेंट डे है जो कि 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा है, सुशासन दिवस। कौन सा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बायोडीजल बनाने के लिए कौन सी वनस्पति यूज होती है, तो रतनजोत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रतनजोत के जो बीज होते हैं उनसे बनाया जाता है बायोडीजल। और दोस्तों रतनजोत जो है यदि ऑप्शन में ना दिखे, ठीक है, तो ऑप्शन में फिर क्या दिखेगा, इसका रासायनिक नाम, इसके रासायनिक नाम होता है जेट्रोफा। क्या होता है, जेट्रोफा जो है ये रतनजोत का रासायनिक नाम होता है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, और दोस्तों इन सभी 25 को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो कितना जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि न्यूनतम आयु 18 जब आपकी पूरी हो जाए तब आप क्या कर सकते हैं, 21 वर्ष के बाद आप क्या कर सकते हैं, 25 वर्ष के आप क्या कर सकते हैं, और 30 वर्ष के बाद आप क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते से हैं मतलब यहाँ पर कि आप किस महत्वपूर्ण पद के लिए लायक हो गए हैं, आप कौन सा इलेक्शन लड़ सकते हैं, कौन सा चुनाव लड़ सकते हैं। ये नहीं कि सर अब हम तो शादी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप हमें बताएं कि आप किस पद पर चुनाव लड़ सकते हैं संवैधानिक पदों पर। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार का जब भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिले आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।